से चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पासपोर्ट की एप्लीकेशन क्या होती है। तो पासपोर्ट एक एसेंशियल जो है लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई भी जो है फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको पासपोर्ट चाहिए होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे एक पासपोर्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जहां पे इजिली आप अपनी ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा किस किस टाइप की जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है। तो जो पहली एप्लीकेशन होती है वो होती है फ्रेश एंड न्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर पासपोर्ट अगर अप्लाई नहीं किया है, तो आपके ऊपर फ्रेश और न्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल होती है। दूसरी होती है री इश्यू और रिन्यूअल ऑफ द पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो देखिए, पासपोर्ट जब भी इश्यू होता है तो उसकी एक वैलिडिटी होती है 10 साल। जी हाँ, तो मान लीजिए अगर आपकी वैलिडिटी अगर खत्म हो चुकी है और आपको वापस री इश्यू कराना है, तो इस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। दूसरी चीज होती है, अगर चाइल्ड का केस है, अगर माइनर का केस है, तो उनकी वैलिडिटी होती है 5 साल या उनकी 18 की उम्र, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अलावा री इश्यू के अंदर, अगर आपको मान लीजिए आपका कोई पासपोर्ट है लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, अपना नाम चेंज कराना है या कुछ भी चेंज कराना है, तो वो उसके अंदर अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको रिप्लेसमेंट कराना है, मान लीजिए आपका जो पासपोर्ट है वो गुम गया है या मान लीजिए वो खराब हो गया है, राइट, तो अगर आपको वापस उसको रिप्लेसमेंट कराना है तो उसको आपको री इश्यू कराना पड़ेगा। उसके बाद में आता है पेज एडिशन। मान लीजिए पासपोर्ट के अंदर क्या आता है, 18 पेजेस या 36 पेजेस आते हैं, तो सब पेजेस के ऊपर मतलब आप इतने ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है घूम चुके हैं कि आपकी जो पूरी पासपोर्ट की जो बुकलेट होती है वो पूरी की पूरी भर चुकी है, तो आपको वापस जो है री इश्यू कराना पड़ेगा। तीसरी जो एप्लीकेशन आती है वो आती है तत्काल पासपोर्ट स्कीम। तो तत्काल पासपोर्ट स्कीम उनके लिए चाहिए होती है जो इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर अगर पासपोर्ट जो है चाहिए होता है। उसके बाद में जो चौथी कैटेगरी वो आती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पासपोर्ट के अंदर जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए जिनके पास में पासपोर्ट तो है लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर कहीं दूसरी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, या मान लीजिए वहां पे लॉन्ग टर्म वीजा लगाना चाहते हैं, तो उनको पुलिस क्लियरेंस जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पांचवी जो आती है वो आती है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो किसी रीजन से गवर्नमेंट के काम से अगर उनको बाहर जाना पड़ता है, आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ता है, तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहिए होता है। तो गाइस, हमने देखा कि ये पासपोर्ट के बेसिक्स क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि पासपोर्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पासपोर्ट को जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा जिसका नाम है passportindia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद में इस तरह का एक लैंडिंग पेज आता है। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जो है इतना सपोर्टिव नहीं है और इतना ही उसका यूआई जो यूएक्स डिजाइन है वो इतना यूजफुल है। तो बेटर होगा आप चाहे तो अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर से ही passportindia.gov.in की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको सिंपली यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आप जो है किस स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं और कहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप से आपको डिटेल्स भरनी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई एड पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, पासपोर्ट ऑफिस को यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे से आपको पासपोर्ट ऑफिस जो है चूज करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, पासपोर्ट ऑफिस इस तरीके से चूज कीजिए जो आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जो है जयपुर के निवासी है, जयपुर के अंदर आप रहते थे लेकिन अब आपकी जो जॉब जो है दिल्ली लग चुकी है, तो यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट ऑफिस चूज करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको दिल्ली का चूज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो ही आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है, क्योंकि वहीं पे जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और वहीं से आपका जो पासपोर्ट है वो वहां से इश्यू होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपने आधार कार्ड को इन सबको ध्यान में नहीं रखना, आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे देखिए कुछ ही यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ ही स्टेट दिए हुए, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आपको एक एक्सेल की शीट दे रखी है। ये एक्सेल की शीट का बटन जो है आपको इस वेब के पेज के ऊपर मिल जाएगा, तो सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे जो दे रखा है ये है पासपोर्ट रीजन, मतलब जैसे मैंने चूज कर लिया अहमदाबाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदाबाद मुझे जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस के लिए। यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे जो है पासपोर्ट ऑफिस दिए होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे अमरेली, आणंद, भरूच, भुज, दाहोद
और आप नीचे देख सकते हैं जूनागढ़, राजकोट, नडियाद। तो ये सारे के सारे पासपोर्ट सेंटर जो है अहमदाबाद के अंदर आते हैं। सिमिलरली अगर मैं अमृतसर की बात करूं, मतलब इसमें अमृतसर भी आ गया, नीचे बरेली की बात करूं तो यहाँ पे बरेली, बिजनौर आ गया, ठीक है, रामपुर वगैरह आ गया। नीचे अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो बरेली, बेलगांव, यहाँ पे दोनों बैंगलोर भी आ गया, बिदर आ गया, देवनागरी हो गया, हसन आ गया। तो ये क्या हो रहा है, पासपोर्ट के यहाँ पे सिर्फ ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सिर्फ केवल जो है रीजनल ऑफिस है। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई सी सिटी के अंदर रहते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं राजकोट के अंदर रहता हूं तो यहाँ पे मेरे को अहमदाबाद चूज करना है और मेरे को जाना सिर्फ पीएसके राजकोट सेंटर के ऊपर ही है। प्लस इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने आपको जो है उस पासपोर्ट जो सेंटर है उसके सिंपली एड्रेस भी दिए हुए है। तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपके आसपास का जो पासपोर्ट ऑफिस है वो कौन सा पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंपली जो है अपने पासपोर्ट का यहाँ पे रीजन जो है चूज करना होगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं अहमदाबाद चूज कर लेता हूं। उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली आपको जो है नाम देना पड़ेगा अपना। नाम देने के बाद में आपको यहाँ पे हमेशा गिवन नेम के अंदर हमेशा आपको जो है अपना फर्स्ट नेम देना है। जी हाँ, तो आपको जो भी फर्स्ट नेम है आपको सिंपली वही लिखना है और सर नेम के अंदर आपको अपना सर नेम लिखना है। मान लीजिए अगर आपका जो है फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि गिवन नेम के अंदर आप सिंपली अपना फर्स्ट नेम और उसके बाद अपना मिडिल नेम लिखिए और लास्ट नेम के अंदर मतलब सर नेम के अंदर अपना सिंपली सर नेम लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है डालनी पड़ेगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सिंपली वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिएगा ये ईमेल आईडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ईमेल आईडी अगर आपसे गुम जाती है, अगर एक्सेस नहीं हो पाती है, तो आपकी पासपोर्ट की जो भी डिटेल है वो सारी की सारी जो एक्सेस नहीं हो पाएगी। और उसके अलावा अगर फ्यूचर में अगर आप पासपोर्ट कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ही आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे रीचेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पूछता है डू यू वांट टू यूज द लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, मतलब आप अपनी जो लॉगिन आईडी वो सेम रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप सिंपली चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हैं कि मैं जो लॉगिन आईडी चूज कर रहा हूं वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली बता दिया कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है। उसके बाद में मुझे सिंपली यहाँ पे पासवर्ड रखना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इनकी कुछ पासवर्ड पॉलिसी है जिसके अंदर आपको एक कैपिटल लेटर रखना है। जैसे यहाँ पे मैं पासपोर्ट लिख देता हूं और एक कैपिटल जो है लेटर लिख देता हूं। और उसके बाद में आपको एक जो है स्पेशल सिंबल जो है स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ यूज लेना है और उसके बाद में आपको डिजिट लगानी है। तो इस तरीके से पूरे का पूरा आपको एक पासपोर्ट का जो है एकदम करेक्ट पॉलिसी के अंदर आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद आपने बारी आती है हिंट क्वेश्चन की। तो देखिएगा इस हिंट क्वेश्चन के अंदर आपको वो क्वेश्चन डालना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे। बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 500 रुपए प्राप्त हुए। भूल जाते हैं तो केवल एक हिंट क्वेश्चन है जिसकी मदद से आप जो है सिंपली अपना जो पासपोर्ट है वो आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली जो नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालेंगे आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग मी ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल टू सेंड योर ईमेल आईडी। तो आप लोगों को हम अपना ईमेल चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि पासपोर्ट सेवा की तरफ से एक मेल आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से एक मेल आया हुआ है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का। डियर एप्लीकेंट कांग्रेचुलेशन यू हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन द पासपोर्ट सेवा। नीचे यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है जो लिंक जो है एक्टिवेट करेगी मेरे अकाउंट को। जैसे मैं सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक रीडायरेक्ट हो जाता है और यहां से मुझसे मांगी जाती है मेरी ईमेल आईडी। तो आपको सिंपली वही ईमेल आईडी डालनी है जिसपे आपका मेल आया हुआ है और आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है और सिंपली यहाँ पे आपको फिर से जो है लॉगिन करना है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मान लीजिए बाई चांस अगर बीच में अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपली आप होम के ऊपर जाइए, क्योंकि अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सिंपली आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के अंदर क्लिक करना है, आपको न्यू यूजर के लॉगिन के अंदर क्लिक नहीं करना है। तो सिंपली आप एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर लॉगिन के अंदर क्लिक कीजिए और अपनी जो मेल आईडी है, अपना जो लॉगिन आईडी है सिंपल वो डालिए। हमेशा ध्यान रखिएगा लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों अलग अलग जो है आपके हो सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद में सिंपली आपको जो है अपना पासवर्ड डालना है, जो आपने पासवर्ड जो है सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और नीचे जो है आपको अपना कैप्चा कोड जो है इंसर्ट करना होगा। उसके बाद में सिंपली आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूं और यहाँ पे मेरे सामने कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इश्यू ऑफ द पासपोर्ट, अप्लाई पुलिस क्लेरिफिकेशन, बैकग्राउंड, डिप्लोमेटिक आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं होम के ऊपर भी यहाँ पे कई सारी सर्विसेज जो है यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमेशा क्लिक करना है अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट एंड री इश्यू पासपोर्ट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा यू कैन अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ योर पासपोर्ट यूजिंग द टू अल्टरनेटिव्स।
अल्टरनेटिव वन ये है कि आप ऑफलाइन यहाँ पे एक फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसको ऑफलाइन भरिए और फिर अपलोड कीजिए। तो ये तरीका बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा जो तरीका है, जैसे मैंने बताया कि आपको ऑफलाइन भरना है और उसके बाद में अपलोड करना है। सॉरी, पहला तरीका जो कंफ्यूज, आई एम सॉरी, पहला जो तरीका है इसमें यह बताया गया है कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, और जो दूसरा तरीका है उसमें यह बताया गया है कि आपको एक फॉर्म जो है डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्टली जो है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन खुल जाएगी और यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपका आरपीओ का सिलेक्शन। तो देखिए गाइस, आरपीओ का सिलेक्शन आपको वही करना चाहिए जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे सिंपली आपने जो है यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात चूज कर लिया। उसके बाद में जैसे मुझे अगर राजकोट, पीएस के राजकोट जो है अगर मुझे वहां पे जाना है तो मैंने देखा कि वो अहमदाबाद के अंदर आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने अहमदाबाद जो है मैंने आपसे सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए अब मेरी यहाँ पे पूरी की पूरी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे मेरे पास में खुल चुकी है, जिसके अंदर यहाँ पे मुझसे एप्लीकेशन डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, पासपोर्ट की, पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स, अदर डिटेल्स और ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें मांगता है। तो स्टेप बाय स्टेप अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है फिलअप की जाती है। तो देखिए आपके सामने पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो चलिए इसको फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर आप न्यू पासपोर्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। टाइप ऑफ द एप्लीकेशन में आपको सिंपली नॉर्मल जो है हमेशा चूज करना है। अगर आप तत्काल में अगर मतलब अर्जेंट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जेंट में ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे डबल फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब जो 1500 रुपए की नॉर्मली फीस होती है पासपोर्ट की, वो आपको यहाँ पे 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो आपको अगर आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है तो आपको सिंपली हमेशा नॉर्मल चूज करना चाहिए। और टाइप ऑफ द पासपोर्ट बुकलेट में भी आपको 36 पेजेस जो है हमेशा चूज करना चाहिए। यहाँ पे पेजेस का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस भी कंट्री के अंदर विजिट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, स्टैंप लगाते हैं। तो आपको जो बुकलेट मिलेगी अपने पासपोर्ट के साथ में वो 36 पेजेस की मिलेगी। तो अगर मान लीजिए आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं तो आप 60 पेज की बुकलेट जो अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप 36 की पेज की जो बुकलेट है वो काफी इनफ है। तो अगर मान लीजिए अब मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं री इशू का, तो अगर मान लीजिए अगर आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको सिंपली यहाँ पे रीजन चूज करना होता है, उसके बाद में टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, उसके बाद में टाइप ऑफ द बुकलेट। तो सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। अब बात करते हैं अगर फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, री इशू अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगी। मतलब जो डिटेल डालनी है आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल जो है सेम डालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मेरे से पूछा गया है गिवन नेम, तो मान लीजिए आपका जो भी नाम है, मतलब आपका फर्स्ट नाम है और आपका जो मिडिल नाम है आपको वो डालना है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था आपका जो सरनेम है वो आपको सिंपली डालना है। उसके बाद में बात करते हैं जेंडर की, तो आपका जो भी जेंडर है आपको सिंपली वो चूज करना है। उसके बाद में बात करते हैं हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स। मान लीजिए अगर आप किसी और नाम से भी अगर जाने जाते हैं तो आपको सिंपली वो चूज करना है। और अगर मान लीजिए अगर आपने अपना नेम चेंज करा है तो आप जो है वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपके एड्रेस पर, मतलब आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद में पूछा जाता है इस प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो जन्म स्थान है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो आपको हमेशा नो चूज करना है। प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर आपका कहां जन्म हुआ था वो डालना है, किस स्टेट के अंदर हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, और आपका मैरिटल स्टेट क्या है, मतलब मैरिड है, डिवोर्स है या फिर विडोअर, ये सारी सिंगल है, तो ये आपको मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डालना है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, कि आप जन्म से ही यहाँ पे इंडिया के अंदर है, तो आपको बर्थ चूज करना है हमेशा। उसके बाद में अगर आपके पास में पैन कार्ड अवेलेबल है तो सिंपली आपको हमेशा पैन कार्ड डालना है। अगर वोटर आईडी अवेलेबल है तो आपको अपना वोटर आईडी का इपिक नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप में, तो यहाँ पे आपको देखिए जो है गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं आप, स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया या प्राइवेट हो गया। अगर आप होम मेकर है तो होम मेकर चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट चूज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट आपको अपने जो डिपार्टमेंट है, आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट वगैरह चूज करते हैं तो आपको कोई भी एनओसी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का केस है तो डेफिनेटली आपको अपने डिपार्टमेंट से जो है एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आता है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माता पिता या कोई भी बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर अगर ऑलरेडी पोस्टेड है तो आपको यस करना है, वरना आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद में आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप बेसिकली कहां तक पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप मान लीजिए 10th के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली ये ईसीआर कैटेगरी क्या होती है, ये बेसिकली क्या होता है कि कई कंट्रीज के अंदर अगर आप विजिट करते हैं मतलब वहां पे बेसिकली, तो वहां पे अलग से बेसिकली आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, राइट। तो लेकिन कुछ कंट्रीज जैसी होती है जैसे वहां पे पढ़े लिखे मतलब जा सकते हैं, मतलब बेसिकली जिनकी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही जा सकते हैं। तो यहाँ पे ईसीआर हमेशा यस होता है, तो वहां पे आपको अलग से कोई टेस्ट या एग्जाम देना पड़ता है अलग कंट्री में जाने के लिए वीजा के लिए। तो आप जो है सिंपली यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज नहीं करने, बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट आप जो भी इस तरीके से ऑप्शन चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन जो यहाँ पे विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है, आप सिंपली यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद में हमेशा आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है अगर अवेलेबल है तो हमेशा वो डालना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे एग्री के अंदर यहाँ पे आपको यस यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली आप सेव माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वो सेव हो चुका है, तो आपको बार बार यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ सिंपली यहाँ पे वापस यस के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं फैमिली की डिटेल्स की। तो यहाँ पे पासपोर्ट के अंदर क्या होता है, आपके फादर्स का नाम आता है और आपके मदर्स का नाम भी आता है। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम दे सकते हैं, उनका जो पूरा नाम है आपको वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए, उनका सरनेम है तो वो इंसर्ट कर दीजिए, मदर का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो वो देना चाहते हैं तो आप वो इंसर्ट कर दीजिए, और सरनेम दे दीजिए। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आप सिंगल पेरेंट है तो सिंपली यहाँ पे आप मदर का नाम भी जो यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है आपका स्पाउस का नेम, क्योंकि आपने जो है वहां पे फर्स्ट टाइम जो है मैरिटल जो स्टेटस के अंदर अगर आपने मैरिज चूज किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पाउस का नेम का ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको आपकी जो भी मतलब धर्मपत्नी उनका नाम डालना है और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बात करते हैं एड्रेस की। जी हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है। तो अगर आपका आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो आपको सिंपली नो करना है और यहाँ पे आपको डालना है अपना प्रेजेंट एड्रेस। जी हाँ, तो देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों के अंदर ही यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, मान लीजिए अगर आप जयपुर के अंदर रह रहे हैं और आप दिल्ली के अंदर आपकी जॉब है तो यहाँ पे आपका जो है दिल्ली वाला एड्रेस डलेगा, ना कि जयपुर वाला। तो सिंपली यहाँ पे आपको वही एड्रेस डालना है जहां पे आप करंटली रह रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली जब आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रेजेंट जो एड्रेस है मेरे किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप देखिए लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका वाटर बिल हो सकता है, आपका टेलीफोन बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर आपका बेसिकली आधार कार्ड हो गया, या प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन हो गया, या पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी हो गई, या आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, या आपका एक सर्टिफिकेट हो गया अपने एम्प्लॉयर से कि बेसिकली आप इस एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं। तो इस तरह के एड्रेस के आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है तो सिंपली आप वो लगा सकते हैं। जनरली केस में क्या होता है, आपका हमेशा प्रेजेंट और जो परमानेंट एड्रेस है वो हमेशा सेम रहता है। तो उस केस के अंदर आप सिंपली अपना आधार कार्ड के अंदर आपका जो भी एड्रेस है हमेशा आपको वही एड्रेस यहाँ पे डालना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आपको हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम के अंदर वो चीजें डालनी है, और उसके बाद में विलेज टाउन सिटी के अंदर वो डालना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहां से आपको जो है पुलिस स्टेशन पूछा जाता है। तो पुलिस स्टेशन इसलिए चूज करना पड़ेगा आपको क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आपको जो है बेसिकली जो क्या होता है कि पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद में प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद में अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिए हैं उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो नियर बाय आपने जो भी पुलिस स्टेशन चूज किया होगा वहां पर जाएगी, और उसके बाद में जो पुलिस स्टेशन के मतलब जो भी कांस्टेबल वगैरह है वो आपके घर पे आते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, या फिर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है आपका जो एड्रेस है वो एक्चुअली में चेक किया जा सकता है कि ये एक्चुअली में ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मतलब सिंपली क्या हुआ, आपने एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद में वो एप्लीकेशन पासपोर्ट जो ऑफिस गई वहां पे आप प्रेजेंट हुए, वहां पे आपने एड्रेस प्रूफ दिया, अपना वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद में वो पुलिस के पास में गई और पुलिस वाले जो आपके घर पे आके वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद में इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान से पुलिस स्टेशन चूज करना है, आपका जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन हो। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में आपको टाइप यहाँ पे बताना है इज द परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, मतलब आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस है। अगर नहीं है तो जैसे आप नो करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है। तो नो करने पे क्या होगा कि बेसिकली अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आपको नो करना चाहिए, वरना आपको यस करना चाहिए। और यहां से जैसे आप यस करेंगे आपसे पूछेगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। आपको अगर हमेशा नो करेंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो परमानेंट एड्रेस है मतलब आपके जो आधार कार्ड के अंदर इंसर्ट है, मतलब जैसे मैं पिछले एग्जांपल में बता चुका हूं कि आपका जो जयपुर का एड्रेस है वो यहां डलेगा, आपका जो दिल्ली का एड्रेस है यहां पे ऊपर डलेगा। तो दोनों जगह जो यहां पे वेरिफिकेशन होती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका एड्रेस दोनों जगह सेम है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो सिंपली आपको यस का ऑप्शन यहां पे चूज करना पड़ेगा। नो का ऑप्शन चूज करते तो जो डिटेल्स आपने ऊपर भरी थी सिमिलरली आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वही डिटेल्स आपको नीचे यहां पे भरनी पड़ती है। तो जैसे यहां पे मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं यस का यहां पे ऑप्शन चूज कर देता हूं और सिंपली यहां पे मैं नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में बात करता है कि यू विल नॉट एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन। तो आपको ओके ऊपर यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे यहां से आपसे मांगा जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर।
तो यहाँ पे देखिए हमेशा आपको अपने जो भी गार्जियन है उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालना चाहिए, या आपकी वाइफ है या किसी का भी जो मतलब आप इमरजेंसी के अंदर उनका कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं, सिंपली आपको वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी चाहिए। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे जैसे मैंने री ऑप्शन का जो है बेसिकली री इशू का जो है ऑप्शन चूज किया था, इसलिए मेरे से ये प्रीवियस पासपोर्ट की यहाँ पे डिटेल मांग रहा है। अगर मान लीजिए मेरा फ्रेश पासपोर्ट होता तो ये डिटेल मेरे से पूछी नहीं जाती, तो लेकिन मेरा री इशू का जो है केस है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने अपना जो पासपोर्ट पहले जो मेरे इशू हुआ था वो मैंने अपना पासपोर्ट नंबर डाल दिया, डेट ऑफ द इशू डाल दी है, डेट ऑफ द एक्सपायर डाल दी है, और कहां से इशू हुआ था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली मेरे को नेक्स्ट का ऑप्शन चूज करना है। अगर देखिए मेरा अगर फ्रेश होता तो वो जो डिटेल मैंने पहले डाली है वो मेरे से पूछता ही नहीं। उसके बाद में एट दी एंड यहाँ से आपसे कुछ जो है डिक्लेरेशन मंगवाई जाती है। जी हाँ, तो जैसे कि आपके ऊपर ऑलरेडी कोई क्रिमिनल चार्जेस या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो अगर ये चीजें जो है आपको बेसिकली पढ़ के यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन चूज करना होता है। अधिकतर केस में, मैक्सिमम एप्लीकेंट के केस में ये हमेशा नो होता है, तो आप सारे ऑप्शन जो यहाँ पे नो चूज कर सकते हैं और सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक हल्का सा पासपोर्ट का यहाँ पे प्रीव्यू आता है कि जैसे आपका जो पासपोर्ट का जो प्रिंट होके आएगा वो किस टाइप का आएगा, कि यहाँ पे आपके फोटो लगी होगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स होंगे, यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है, आपका जेंडर दिया हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, फिर नीचे आपके पेरेंट्स का नाम दिया हुआ है, फिर नीचे आपका एड्रेस दिया हुआ है और नीचे आपका फाइल नंबर दिया हुआ है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ चेंज करना है तो आप प्रीवियस जाके भी जो है अपना चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पेज की, जहां पे आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप प्लेस मतलब प्रूफ ऑफ बर्थ के अंदर आप क्या देना चाहते हैं। तो सिंपली आप हमेशा आपको यहाँ पे आधार कार्ड चूज करना चाहिए, या इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, आप वो जो है बेसिकली चूज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस के अंदर भी आपको बेसिकली हमेशा अपना आधार कार्ड चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो अपना जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो पासपोर्ट ऑफिस जाके कराना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पे एक और अच्छा ऑप्शन दिया होता है पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस। जी हां, तो कई लोग देखिए इसको ऑप्ट नहीं करते, लेकिन इसकी हल्की सी 50 रुपए की फीस होती है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी जो है सर्विस होती है पासपोर्ट सेवा पोर्टल की तरफ से, क्योंकि आपको जो है एसएमएस मिलते रहते हैं अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन कहां पहुंची है, अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, या कोई इश्यू आ चुका है। तो आपको हमेशा ये यस सेलेक्ट करना होता है, नीचे सिंपली प्लेस कर दीजिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको सेव माई डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कराना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुकी है, और एट दी एंड आप चाहे तो यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का पूरा। तो जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हैं आपने जो भी एप्लीकेशन भरी थी उसका पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो सिंपली यहाँ पे आप चेंज भी यहाँ पे बैक जाके प्रीवियस जाके आप जो यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन एकदम करेक्ट है, तो सिंपली यहाँ पे मेरे को सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरी जो एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आगे की क्या स्टेप्स है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट वगैरह बुक की जाती है। तो वापस मैं अपने एप्लीकेशन होम बटन के ऊपर क्लिक करके वापस मैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। जैसे आप मेन स्क्रीन के ऊपर आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एआरएन नंबर जनरेट हो गया है, एप्लीकेंट का नेम लिखा हुआ है और सबमिशन डेट लिखी हुई है, लेकिन अपॉइंटमेंट नंबर और फाइल नंबर जो है एक तरह से ब्लैंक है क्योंकि अभी तक मैंने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो बाई चांस अगर मान लीजिए अगर आप कहीं पे भी जो है एक तरह से अटक जाते हैं तो सिंपली आपको एप्लीकेशन होम के ऊपर आना है और यहाँ पे व्यू सेव्ड या सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है तो सिंपली यहाँ पे ये जो रिट्राई पार्टली सेव ऑप्शन है, आपको ध्यान होगा हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग बीच बीच में एप्लीकेशन को सेव करवा रहे थे। तो मान लीजिए अगर आपकी एप्लीकेशन अधूरी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन खुल जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे पूरी की तरीके से जो है वापस जो है फिलअप कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है व्यू एंड द प्रिंट सबमिटेड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो ये देखिए पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट का आप जो है प्रिंट आउट वगैरह भी जो है निकाल सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह जो है बुक करनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है सेकंड वाली टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे पूछा जाता है पेमेंट वंस मेड फॉर द विलिंग पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड। जी हाँ, तो अगर देखिए अगर आपने कोई भी अगर आप पेमेंट करती है अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन के अगेंस्ट तो आप फिर बाद में मान लीजिए अगर आपका मन बदल जाता है कि मुझे अप्लाई नहीं करना है तो आप उस पैसे को भूल जाइए, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पे सेवा की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये लोग जो है बेसिकली रिफंड नहीं करते हैं अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिए तो सिंपली यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर हमेशा जो ऑप्शन चूज करना है। अगर आप चालान पेमेंट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर चूज करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वगैरह नहीं है तो आपको सिंपली अपने नियर बाय एसबीआई की ब्रांच के अंदर जाना होगा
और कैश के माध्यम से ये चालान जो है सबमिट कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा हूं तो सिंपली यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर दूंगा और सिंपली जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, मतलब मैंने अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है और सिंपली मुझे यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे एरिया के जितने भी पासपोर्ट जो सेंटर्स है जो मैंने चूज किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने पुणे यहाँ पे मैंने चूज किया था, अपना महाराष्ट्र चूज किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में मतलब पुणे में जितने भी पीएस के सेंटर है या पासपोर्ट ऑफिस पे एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि कई जगह पे जो है पासपोर्ट जो आपके नियर बाय ऑफिस होते हैं वहां पे भी पीएस के सेंटर बने हुए होते हैं, क्योंकि पासपोर्ट सेवा का जो है जो बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके साथ में इंडियन पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके साथ में पूरा टाई अप हो रखा है, तो वहां पे भी उनके पीएस के सेंटर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि आप पीएस के सेंटर में आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो कब की अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे मुझे बता रहा है कि पीएस के पुणे के अंदर जो है 27 तारीख की अवेलेबल है और पीएस के सोलापुर के अंदर 27 तारीख की अवेलेबल है, बाकी कहीं पे भी जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे जो है पीएस के पुणे चूज करना पड़ेगा कैंप के अंदर, और नीचे यहाँ पे जो मेरा जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो मुझे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड मुझे जो है डालना पड़ेगा, अपना कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद में अगर आप चाहे तो जो यहाँ पे देखिए दूसरा भी जो है सेंटर चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो मान लिया अगर किसी स्लॉट के अंदर अगर मुझे अवेलेबल दिखाता तो वहां पे मैं वो ऑप्शन जो है बेसिकली ऑप्ट कर लेता या चूज कर लेता। उसके बाद में मुझे सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए ये मुझे बताता है कि एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर ये है, नाम ये है, सर्विस टाइप ये है, रीइश्यू का केस है और यहाँ से मेरे से जो है 1500 रुपए यहाँ पे फीस ली जा रही है। एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप देख पा रहे थे यहाँ पे 27 तारीख जो है अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट मेरे को मिल रही है। अगर मान लीजिए मैं चेंज भी करना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जांपल कोई और डेट में अगर लेना चाहता हूँ, मान लीजिए 27 तारीख जो है मंडे की थी, जैसे मान लीजिए अगर मैं 28 या 29 तारीख को भी अगर मैं लेना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 29 तारीख को लेना चाहता हूँ, बुधवार की मैं लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट बुधवार की, तो वो भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और सिंपली यहाँ पे मुझे क्लिक करना है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक पेमेंट गेटवे के ऊपर जो एक तरह से रिडायरेक्ट कराया जाता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि आप एसबीआई की नेट बैंकिंग या योनो एप्स वगैरह से जो है बेसिकली पे कर सकते हैं या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस जो है यहाँ पे 6 रुपए दिए हुए, और आप जो है किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है डेबिट कार्ड से जो है पे कर सकते हैं या किसी अदर बैंक के डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, यूपीआई से आप पे कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाता है कि केवल जो क्रेडिट कार्ड है उसका चार्ज होता है और जो अदर बैंक की नेट बैंकिंग है सिर्फ उसका चार्ज होता है। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे जो है मैं पे करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक हियर पे जाके यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक हियर करूंगा तो यहाँ से मेरे से जो है पेमेंट की डिटेल्स दे जाती है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद में मुझे यहाँ पे अपना जो भी डेबिट कार्ड है उसकी मुझे जो है डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो कंफर्म करने के बाद में मैं अपना जो कार्ड का जो 18 डिजिट का कोड है बेसिकली वो डालूंगा, सीवीवी कार्ड होल्डर्स नेम है वो डालूंगा, एक्सपायरी डेट डालूंगा और सीवीवी नंबर डालूंगा, और उसके बाद में सिंपली मुझे पे बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और मुझे अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेमेंट जो है यहाँ पे बेसिकली कर दिया है और मेरे पास में ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी जो है आ चुकी है सिंपली। तो आप देख सकते हैं एक एसएमएस भी जो है मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जा चुका है और ये सिंपली मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे रिसिप्ट हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप चाहे तो अपना एसएमएस भी जो है डायरेक्टली आप पासपोर्ट जो सेंटर होगा उस दिन जाकर वहां पे आप दिखा सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो डिटेल है वो कब की है। तो मुझे देखिए 29 तारीख को जाना है और 11 बजे मुझे यहाँ वहां पे पासपोर्ट सेंटर जो है पहुंचना पड़ेगा, और उससे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 15 मिनट पहले हमेशा आपको जल्दी बुलाया जाता है। तो आप चाहे तो इसको आप एसएमएस के थ्रू भी जो अपने मोबाइल के ऊपर रिसीव कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट जो है कंप्लीटली निकाल लीजिए। तो जैसे आप प्रिंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा भारत सरकार का यहाँ पे चिन्ह आ गया है और मैंने जो भी एप्लीकेशन फीस की थी उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखिएगा पासपोर्ट की जब भी अपॉइंटमेंट रिसीव निकाले आपको बैच नंबर और आपका जो सीक्वेंस नंबर है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिसिंग है तो वहां पे आपको जो है अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपका बैच नंबर क्या है, आपका सीक्वेंस नंबर क्या है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट डेट और टाइम है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो सिंपली आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको आप प्रिंट करा के रख लीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने के टाइम पे आपको लेकर जानी है।
अब मैं बात करना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और क्या क्या वहां पे लेके जाने हैं और आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और वहां पे जाने के बाद में वहां पे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको सारे के सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी वगैरह हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हमेशा जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है। साथ में आपको एक फोटोकॉपी भी जो है करा के रखनी है। दूसरी चीज ये कि आपको हमेशा जो है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जानी है साथ में, या फिर उसके साथ में आपने ये जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाले थे उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। आपको हमेशा 30 मिनट जो है पहले पहुंचना है। वहां पे आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है बेसिकली आपके जो चार्जेस है वो ऑनलाइन पे हो चुके हैं, लेकिन वहां पे आपको और कोई अदर चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, पीएसके सेंटर के ऊपर आपसे जो है बेसिकली कई बार चार्जेस मांगे जाते हैं। वो चार्जेस इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि वहां पे वो आपको कवर ऑफर करते हैं। तो आपका जो पासपोर्ट बन के आएगा तो वहां पे क्या करता है कि पीएस के जो सेंटर है इन लोगों ने जो है टाटा कंपनी के साथ में, मतलब टीसीएस के साथ में इन लोगों ने टाई अप किया हुआ है। तो जो टीसीएस के एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं या पीएस के सेंटर पे जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं ऑप्शनली कि आप चाहे तो बेसिकली पासपोर्ट का कवर जो है ले सकते हैं। तो 400-500 रुपए का बेसिकली कवर आता है वो। और उसके बाद में आपको एक 2 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ भी हमेशा आपको कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि वहां पे आपकी जो है लाइव पिक्चर जो है वहां पे खींची जाती है पेज के सेंटर के ऊपर। उसके बाद में हम लोगों ने जो है कुछ येलो मार्क कर रखे नीचे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये जो चेकलिस्ट भी है आपको बेसिकली पूरी की पूरी आपको जो है इस वेब पेज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना आधार कार्ड लेके जाना है, जो आपने एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस अपना मेंशन किया हुआ है, या फिर आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं जहां पे अपना प्रेजेंट एड्रेस मेंशन है, या आप करंट आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, उसकी जो फोटो है मतलब पासबुक है उसकी आप फोटो लेके जा सकते हैं, या ओरिजिनल कॉपी लेके जा सकते हैं, या रेंट एग्रीमेंट लेके जा सकते हैं, या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सारी की सारी चीजें जो है एप्लीकेंट के नाम पे होनी चाहिए। वाटर बिल वगैरह हो गया, टेलीफोन का लैंडलाइन का बिल हो गया, इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर हो गया, या गैस का करेक्शन हो गया, या आपका जो एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, रेप्यूटेड जो कंपनी से उनके लेटर हेड पे आप लिखवा लीजिए कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो ये एड्रेस है, या फिर आपका स्पाउस का जो है पासपोर्ट कॉपी हो गया, या पेरेंट्स का जो है पासपोर्ट कॉपी हो गया। अगर मैं बर्थ प्रूफ की बात करूं तो यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस, या बर्थ सर्टिफिकेट, या आपकी 10th की जो मार्कशीट है आप वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर माइनर का केस है तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एनेक्सर डी आता है, तो एनेक्सर डी आपको सिंपली जो है आपको प्रिंट आउट करना है। तो आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे जो है एनेक्सर डी यहाँ पे डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो आपको सिंपली एनेक्सर डी डाउनलोड करना है और नीचे यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम वगैरह जो है सारी डिटेल डालनी है और नीचे आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एक एनओसी देनी पड़ेगी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से लेकर। तो उसका जो फॉर्मेट आता है उसका नाम होता है एनेक्सर जी। तो सिंपली आपको वो डाउनलोड करना है और यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जो एनओसी है आप अपने एम्प्लॉयर से सिंपली साइन करा सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं री इश्यू का केस है तो आपको हमेशा अपना जो ओल्ड ओरिजिनल पासपोर्ट है आपको वो लेकर जाना है। जो ईसीआर और नॉन ईसीआर के जो पेजेस है आपको वो लेके जाने हैं, और बाकी के आपके जो अदर जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब वहां पे जाने के बाद में क्या प्रोसेस क्या होगा कि आपको पासपोर्ट ऑफिस वहां पे पहुंचना है। वहां पे आपको एक बैच नंबर मिला हुआ है, सीक्वेंस नंबर मिला हुआ है। आपको वहां पे बताया जाएगा कि आपका नंबर कब आएगा। वहां पे स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि आपका ये बैच नंबर है, आपका सीक्वेंस नंबर है। जैसे ही आपका नंबर आता है सिंपली आप अंदर जाइए। वहां पे 3 से 4 टाइप की विंडो होती है। वहां पे हर विंडो पे आपको क्लियरेंस जो है करवाना पड़ता है। अपना जो एड्रेस प्रूफ है, अपना जो आईडी प्रूफ है, वो सारा सारा आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। अब बात करूंगा आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो जैसे वहां पे आप बेसिकली अगर जैसे वेरीफाई कराएंगे तो क्या होगा, आप सिंपली अपने वापस अकाउंट के अंदर जाइए। अकाउंट में जैसे आप एप्लीकेशन होम के अंदर जाएंगे और व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, कुछ दिनों बाद में यहाँ पे आपको एक फाइल नंबर दिखने लग जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ दिनों बाद में आपको यहाँ पे एक फाइल नंबर दिखना लगने जाएगा। अगर आप स्टेटस भी अपना ट्रैक करना चाहते हैं तो सिंपली अपना जो फाइल नंबर है उसके थ्रू यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेट का जो ये ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा आपका पासपोर्ट जो है प्रिंटिंग के लिए आगे फॉरवर्ड हो चुका है, या मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आगे फॉरवर्ड हो चुका है। और जितने भी अलर्ट्स है वो आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको सारे के सारे जो यहाँ पे अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करनी है, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, वहां पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको वो वेरीफाई कराने हैं। उसके बाद में आपको फाइल नंबर मिलेगा। फाइल नंबर मिलने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड की जाती है। पुलिस स्टेशन में आपको बेसिकली अपना जो भी पुलिस स्टेशन है आपको उनकी तरफ से फोन आता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराने या हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई होता है पुलिस स्टेशन के द्वारा, और एट दी एंड जो है पुलिस स्टेशन जो है बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट बना के पासपोर्ट
पासपोर्ट जो रीजनल ऑफिस है उसको भेज देता है, उसके बाद में पासपोर्ट रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव करता है और आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और एट द एंड फाइनली जो है आपका पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के ऊपर जो है डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से गाइस पूरा का पूरा ये पासपोर्ट का जो है पूरा प्रोसेस होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो।